नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है आज 18 अप्रैल 2021, दिन है रविवार, और कल 17 अप्रैल 2021 को यानी कि सैटरडे को जितने लोगों ने आपके सवाल मेरे जवाब वाले सेक्शन में सीरीज़ में पार्टिसिपेट किया, जिन लोगों ने मेरे मोबाइल एप्लीकेशन पर बताए हुए रूल के हिसाब से क्वेश्चन भेजा है, अपना क्वेरी भेजा है, उन सारे लोगों के सवालों का जवाब लेकर मैं हाजिर हूँ। 112 एपिसोड हो चुके हैं, 112 एपिसोड ये आपके सामने आ रहा है। हर वीक ये सीरीज़ कंटिन्यू चलता चला जा रहा है आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों के हेल्प से ये चलता चला जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे और देखेंगे कि कल कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्या क्वेरी था और क्या मेरा व्यू है। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं होगी। जो भी बताऊंगा मैं अपने चार्ट एनालिसिस के हिसाब से बताऊंगा। आप अपना रिस्क रेशियो देख लेंगे, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा कर लेंगे, उसके बाद ही मेरे उस पर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला सवाल किस व्यूअर का है और उनका क्या क्वेरी है। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल है, कृष्णकांत जी झांसी यूपी से लिख रहे हैं कि CEPE बाय करते टाइम आप मार्जिन सेलेक्ट क्यों करते हैं। CE दैट मीन्स कॉल, अब PE मतलब पुट। तो कॉल और पुट, मैं पहले फिर से बता दूं, अपने नए व्यूअर लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने कोई सवाल नहीं भेजा रहा, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेरी यहाँ पे ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपने क्वेरी नहीं भी किया है, पूछा भी नहीं है सवाल, तब भी आपके सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही लोगों से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन होते हैं। तो सारे नए व्यूअर भी अगर देखें तो उनको काफ़ी हेल्प होगा। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। तो कॉल और पुट बाय करते टाइम आप मार्जिन सेलेक्ट क्यों करते हो, पहला सवाल इनका ये है। दूसरा, कवर ऑर्डर, ये CEPE यानी कॉल पुट पे ऑर्डर लेते टाइम जिस प्राइस पर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए या स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। डिपेंड करता है आप बाय कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं। सर सेकंड आंसर यही है सेकंड का, कि डिपेंड करता है कि आप बाय कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं। अगर बाय करते हैं तो आपको सिर्फ उतना ही बैलेंस रखना है जितना कि जो प्राइस वहाँ पे चल रहा है, उसको कहते हैं प्रीमियम। ठीक है, जो प्रीमियम चल रहा है उसी प्रीमियम के हिसाब से आपको अमाउंट रखना पड़ता है। पहली बात, बाय करते टाइम, चाहे कॉल बाय करिए चाहे पुट, एक तो ये होगा। दूसरा कि CE और PE बाय करते टाइम मार्जिन क्यों से, अगर मार्जिन मैं सेलेक्ट नहीं करूँगा तो मार्जिन मुझे वो प्रोवाइड कैसे करेगा, क्योंकि जितना पैसा चाहिए लेने के लिए उतना अकाउंट में तो रहता नहीं। अब 10 लाख रुपए चाहिए बाय करने के लिए या सेल करने में, कुछ भी करने, तो उतना पैसा तो अकाउंट में रखूँगा तभी तो ट्रेडिंग के लिए, तभी तो मार्जिन यूज़ करना पड़ता है। तो मार्जिन यूज़ करेंगे तभी तो ब्रोकर हमें मार्जिन प्रोवाइड करेगा। तो पहला बात तो वो हो गया, मार्जिन इसलिए सेलेक्ट करता हूँ। दूसरा, मार्जिन इसलिए सेलेक्ट करता हूँ कि अगर इंट्राडे सेलेक्ट कर लिया, अगर इंट्राडे सेलेक्ट कर लिया, मुझे अगर डिलीवरी लेके जाना है उसको घर, तो इंट्राडे में वो डिलीवरी लेके घर नहीं जाने देता उसको। हर टाइम पे मार्जिन सेलेक्ट करेंगे तभी वो डिलीवरी लेके घर जाने देगा। तो अगर मुझे कॉल को होल्ड करना है या पुट को होल्ड करना है तो उसके लिए मार्जिन भी सेलेक्ट करना पड़ता है। अदरवाइज इंट्राडे में अगर सेलेक्ट करके रखेंगे इंट्राडे नॉर्मल, तो वो 3:15 बजे ऑर्डर काट देगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ता हूँ और अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, मयंक जूनागढ़ गुजरात से लिख रहे हैं। ये सारे लोगों ने मेरे मोबाइल एप्लीकेशन पे भेजा है क्वेश्चन, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारे लोग मोबाइल एप्लीकेशन को ही यूज़ करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ, आप लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ। इनका सवाल है कि मयंक जूनागढ़ गुजरात से इनका सवाल लिख रहे हैं कि मैंने भेल बाय किया है 800 क्वान्टिटी 51 में, मुझे नेक्स्ट दिवाली तक होल्ड करना है, टारगेट क्या रहेगा। लोढ़ा का IPO, अच्छा वो जो घर बनाने वाला है, IPO में डिस्काउंट में ओपन होगा तो हम लो प्राइस में शेयर बाय कर सकते हैं। यार उस पर मेरा निगेटिव व्यू है लोढ़ा वाले पर, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है उतना कुछ है नहीं खास वैल्यूबल कि उस पर लिया जाए। उससे अच्छा तो मुझे DLF तब क्यों ना ले लूँगा, अगर लोढ़ा का लेना होगा तो DLF पहले से लिस्टेड है, क्यों नहीं लूँगा उसका मैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं कि वहाँ मेरा निगेटिव व्यू है। डिस्काउंट में ओपन हो जाए कुछ हो, मुझे कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं, तो मेरा उसमें निगेटिव व्यू है। हाँ, अगर आपको लेना ही लेना है तो छोटी सी क्वांटिटी आप अपने लॉन्ग टर्म के लिए लेके रख सकते हैं, लेकिन मेरा व्यू उस पर निगेटिव समझिए कि नहीं, मैं नहीं मानता उसको ठीक ठाक। दूसरा, अब पहला सवाल है कि भेल बाय किया है 800 क्वांटिटी 51 में, नेक्स्ट दिवाली तक होल्ड करना रहेगा। ओके, देखिए नेक्स्ट दिवाली तक होल्ड करना, ये अभी दिवाली आने में जो है कम से कम 5 महीने हैं, है ना, 10 महीने 6 महीने हैं, कम से कम 6 महीने हैं दिवाली आने तक में। अब आपको ध्यान रखना है कि आपने दिवाली तक का व्यू रखा। अभी
आपने 51 पे बाय कर लिया, अभी आपने 51 पे बाय किया, ठीक है, और वो करेंटली चल रहा है कितना, 46 पे चल रहा है, 46 ही है ना, बिल्कुल 46 के आसपास ही है। अब मान लेता हूँ कि मार्केट यहाँ से 10% गिर गया, देखिए कॉमन सेंस यूज़ करना है आप लोगों को, है ना, 10% मार्केट गिर गया, तो ये तो शेयर तो है नहीं, ये तो लायन तो है नहीं कि ये मार्केट गिरेगा या 20% मार्केट टूटेगा तो यहाँ से ये ऊपर जाएगा, उल्टा नीचे ही आएगा, है ना, कहने का मतलब है। तो कह हाँ ये भी टूटेगा, तो उस समय आपका टेस्ट किया जाएगा कि आप कितना बिलीव करते हैं अपने इस स्टॉक में। ले लेने से बड़ी बात नहीं, लेते यहाँ पे 100% जब लोग मार्केट में आते हैं ना, 100 के 100 लोग तो सब कुछ ना कुछ लेते ही हैं सर, लेके रुकते कितने लोग हैं, जीतता वही है जो लेके रुकता है, ठीक ना, जीत उसी की होती है जो यहाँ पे लेके रुकता है। अगर लेके निकल गए थोड़ा सा मार्केट ऊपर नीचे, क्योंकि मार्केट का बिहेव है वो ऊपर नीचे करके ही चलेगा, आपको डराते हुए चलेगा, कभी भी सीधा सीधी नहीं चलता है ना। जीवन की रेखा अगर सीधी हो जाए तो आदमी मर जाता है, देखा है ईसीजी मशीन में वो चलता रहता है हार्ट बीट, अगर हार्ट बीट जब तक ऊपर चल रहा है आदमी जिंदा है, सीधा हो गया तो आदमी मर जाता है। उसी तरह मार्केट है, जब तक ऊपर नीचे चल रहा है मार्केट मूव है, सीधा हो गया तो साइडवेज हो जाता है, आपके बार बार स्टॉप लॉस कटेंगे। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि अगर वो गिरता है तो ये स्टॉक भी गिरेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्या आपने जो रीजन से इसको सेलेक्ट किया, जिस रीजन से आपने इसको सेलेक्ट किया, क्या मार्केट के गिरावट में भी जब ये स्टॉक गिर रहा था तो वो रीज़न ख़त्म हो गया है, क्या वो रीज़न ख़त्म हो गया, उससे निकल चुका है, वो रीज़न आपका मतलब कोई नहीं रहा। अगर नहीं रहा तो आपको निकल जाना है। अगर गिर रहा है, अगर स्टॉक मार्केट की गिरावट में भी, लेकिन वो रीज़न अभी भी अवेलेबल है उस स्टॉक में जिसकी वजह से आपने इसको सेलेक्ट किया होगा, चुना होगा, कुछ तो सोच के ही लिया होगा ना, सेलेक्ट किया होगा, तो वो रीज़न अगर अभी भी अवेलेबल है तो बिलीव करके बने रहिएगा, इस दिवाली के अगले दिवाली तक भी आपको अच्छे प्रॉफिट मिलेंगे। लेकिन अगर अभी दूसरा यहाँ पे क्वेरी ये होगा कि अगर ये 50 के ऊपर निकल जाता है तब आपको ये 55 तक के भी टारगेट दिखाएगा, और एक बार अगर ये 55 से लेकर 60 के ऊपर होल्ड कर गया तो फिर दिवाली तक 80 रुपये तक भी जा सकता है। कंडीशन अप्लाई है कि 55 के ऊपर पहले निकले, होल्ड करे 55 तक में, और 55 के ऊपर क्लोज करे, तब जाके ये 80 तक के लेवल दिखाएगा। लेकिन अगर इस बीच मार्केट गिरता है तो ये फिर नीचे की साइड में आना रहेगा। तो अगर आपको स्टॉप लॉस लेके चलना होगा तो आप 40 रुपीज़ लेके चलेंगे। तो मार्केट गिरेगा उस वक्त आपको अपने उस चीज़ पे एनालिसिस पे बिलीव करके रखना होगा कि नहीं, मैंने जो सोच के लिया है वो अभी भी इसमें वैलिड है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं टिका रहूँगा। इस तरह की अगर फीलिंग रखेंगे तो ही पैसा बनेगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, हाथ पाँव फूल जाएगा, भाग जाते हैं लोग। 100% लोग पोजिशन बनाते हैं, 2% रुकते हैं, 98% भाग जाते हैं, हाथ पाँव फूल जाता है उनका। तो ये चीज़ें होती है सर, तो आपको बिलीव करके चलना पड़ेगा सर। तो उम्मीद करता हूँ आंसर आपको मिल गया होगा सर। बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ दोस्तों, और अगला सवाल मयंक जी के बाद जो पूछा है उनका नाम है कोल्हापुर महाराष्ट्र से अजीत ढेरे साहब ने पूछा है, प्राज इंडस्ट्रीज का शॉर्ट टर्म टारगेट क्या रहेगा। मैं ही आपसे सवाल पूछ लूँगा, प्राज इंडस्ट्रीज को किस प्राइस पे लिया है। अब देखिए ये प्राइस अगर आप लिखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होता है। क्यों, मुझे ये नहीं पता है ना कि आपने प्राज को कहाँ पकड़ा है। अगर आपने प्राज को बहुत नीचे पकड़ा है, सपोज मान लेता हूँ बहुत नीचे पकड़ लिया, बहुत नीचे पकड़ लिया है, अगर प्राइस को नीचे पकड़ा हुआ है प्राइस को, तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट में बना रहे हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट ले रहे हैं, आपको वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर बहुत नीचे पकड़ा है, मान लेता हूँ आपने यहाँ पकड़ लिया 76, तो मैं कहूँगा आपको अच्छे जगह पे। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि आपने प्राइस को यहीं पकड़ा है क्या, जहाँ पर अभी वो खड़ा है। अब आप समझिए ज़रा सा, अब आपने यहीं पे पकड़ लिया या नहीं पकड़ा है, मान लेता हूँ यहीं पकड़ लिया 236 पे, तो यहाँ से आपका रिस्क बढ़ जाता है सर। अगर आप प्राइस बता देते ना तो मुझे ज़्यादा रहेगा कि मैं प्राइस पे बात करता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्राइस पे बात करते हैं। अगर आप प्राइस बता देते तो प्राइस पे ज़्यादा, मैं सारे लोगों को बोलता हूँ कि भाई प्राइस बताया करो, क्योंकि मैं जादूगर तो हूँ नहीं, मैं तो कम से कम मैं नहीं हूँ, है ना, कि मुझे पता चल जाएगा आपने किस भाव पे लिया है। आप अगर इस भाव पे लिया तो जानिए कि यहाँ से इसमें थोड़ी सी भी गिरावट आएगी तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन जाएगा। अब उतना बड़ा रिस्क लेंगे, 140 रुपये का स्टॉप लॉस लगेगा, नहीं लेंगे। लेकिन अगर आपने इधर लिया नीचे, तो मैं तब आपको कह सकता हूँ ना एक जगह पे, ये हो सकता है कि अगर आपने नीचे लिया है तो 140 का स्टॉप लॉस लगा के चल लीजिए, क्योंकि अगर वहाँ से गिरता भी है तो कम से कम आपका कुछ पॉइंट बुक हो जाएगा। अब आपने यहीं पकड़ लिया होगा तो सर स्टॉप लॉस इस कंडीशन में भी 140 का लगेगा। लेकिन एक बार अगर ये 240 के ऊपर क्लोज कर गया, अगर एक बार ये 240 के ऊपर क्लोज कर गया, देन आप वेट करिएगा 260 तक के भी टारगेट आपको प्राइज इंडस्ट्रीज दिखा सकता है। तो प्राइस लिखा करने से तो ज़्यादा अच्छा रहता है, प्राइस लिखने से क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ूंगा, और
अशोक सालुंके साहब पुणे महाराष्ट्र से लिख रहे हैं प्राज इंडस्ट्रीज के 160 शेयर हैं, बाइंग प्राइस 179। देखिए सर, ठीक आप ही के जगह से, आप भी महाराष्ट्र से हैं और अशोक सालुंके साहब भी महाराष्ट्र से, इन्होंने भी वही शेयर लिया जो आपने लिया है, लेकिन इन्होंने प्राइस लिखा, देखिए इन्होंने प्राइस लिखा 179 है, ठीक है। अब देखिए ये टारगेट और ऐसे, तो ये सही है। सबसे पहले तो आपको अपना स्टॉप लॉस सर 140 का रखना पड़ेगा, आपको इस कंडीशन में 140 का रखना पड़ेगा। आपने 179 पे लिया है, स्टॉक 240 के आसपास चल रहा है ना, स्टॉक कितना पे चल रहा है, शायद 240 पर चल रहा है ना, मैं चेक करना चाहूँगा। स्टॉक का प्राइस अभी 240 था ना, 233 था और आपने 179 लिया, तो आप सबसे पहले अगर 179 लिया तो स्टॉप लॉस या तो आप वहीं पे लगा लीजिए 179, या थोड़ा नीचे रखिए 140। अगर ये ऊपर 240 क्लोज कर गया ना प्राइस तो 260 तक के भी टारगेट आपको दिखा सकता है सर। सेम वही क्वेश्चन रहा। अब देखिए विवेक कुमार अमृतसर पंजाब से लिख रहे हैं कि वीकेंड लॉकडाउन हो चुका है बट मार्केट का समझ नहीं आ रहा है, एक छोटे करेक्शन के बाद मार्केट फिर से ऊपर की तरफ चल रहा है, ग्लोबल मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, तो क्या इस लेवल पर बाइंग करनी चाहिए। सर आप पिछले 3 बार से तो सेम सवाल पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन लगेगा तो क्या इम्पैक्ट, मैंने कहा पहले भी बता दिया है, आपको आंसर कर चुका हूँ इस सवाल का कि जो होना है वो हो गया, जो होना होगा वो होगा भी, उसमें कोई टेंशन नहीं। मार्केट कितना गिर सकता है, कुछ लोग 5000 का इंतज़ार अभी भी कर रहे हैं मार्केट, कुछ तो 12000 का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि 12000 आ जाए, 11000 आ जाए, 5000 आ जाए, 6000 आ जाए, तभी इन्वेस्ट करेंगे। तो आप यकीन रखिए कि जो चीज़ें पिछले हो चुका है, जो चीज़ें पिछली बार घट चुका है वो दोबारा से नहीं घटने वाला है, क्योंकि हमें पता है हम लोगों को पहले से कि क्या हुआ था, अब क्या हो सकता है। इसलिए चूँकि जो चीज़ पहले से पता है हम लोगों को, तो हम लोगों को मतलब आपको नहीं पता कि लॉकडाउन लगेगा तो कितनी परेशानी होगी, तो ये मार्केट को नहीं पता है कि लॉकडाउन लगेगा तो कितनी परेशानी होगी, और फिर उसका सॉल्यूशन क्या होगा ये मार्केट को भी तो पता है ना सर। फिर तो उसको ऑल टाइम हाई पे जाना ही नहीं था, है ना, फिर तो ऑल टाइम हाई पे नहीं जाना चाहिए था ना, डाउ चला नहीं गया ऑल टाइम हाई पर, है ना, नैस्डैक चला गया ना ऑल टाइम हाई पर, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बाइंग के लिए जगह है या नहीं है ये लेवल, मैंने हमेशा लोगों को कहा एक बार कि कभी भी आपके लिए बेस्ट टाइम नहीं आता है। आप अगर बेस्ट टाइम का इंतज़ार करते रहते हैं ना, तो बेस्ट टाइम आके दरवाज़ा खटखटा के आपको नहीं बोलेगा आई एम बेस्ट टाइम फॉर इन्वेस्टिंग, मैं बेस्ट टाइम के लिए सही टाइम हूँ, वो कभी नहीं बोलेगा। आप जब से शुरुआत करते हैं, आप जिस दिन से शुरू कर लेते हैं वहीं से आपका बेस्ट टाइम शुरू हो जाता है। याद रखिए, जिस दिन से आप शुरू करते हैं इन्वेस्ट करना, आपका बेस्ट टाइम वहीं से शुरू हो जाता है। इसलिए कभी भी बेस्ट टाइम का कोशिश मत कीजिए ढूंढने का, आपको जब से शुरू कर लिया आपने बेस्ट टाइम वहीं से हो गया। नीचे आएगा तो और ले लेंगे, क्या दिक्कत है, नीचे आएगा तो और ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गिरा ही तो है, गिरा है कोई भी आदमी, चाहे मार्केट हो चाहे आदमी हो, जाता तो ऊपर ही है ना सर, है ना, जाता तो जन्म लेता है जब, तो आदमी ऊपर ही तो जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है। इसीलिए चाहे स्टॉक हो मार्केट हो, को जाना उसको ऊपर ही है, गिरेगा बजड़ेगा संभलेगा फिर चलेगा ऊपर, बस आपको उस पर भरोसा रखना पड़ेगा। दूसरा है सेकेंड पीवीआर, अभी बाय करना है, इसका सपोर्ट 1000 का लग रहा है, इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ से नीचे गया तो 900 का लेवल दिख सकता है। सर पीवीआर महाराष्ट्र में ज़्यादातर है और महाराष्ट्र में प्योर लॉकडाउन है, सिनेमा लोग देखने जाने रहे तो अभी पीवीआर में करेक्शन मिल रहा है, सस्ते भाव पे अवेलेबल है। बहुत सारे लोग अभी भी सोच रहे हैं कि पीवीआर 700 आ जाए, पीवीआर 800 आ जाए, पीवीआर 500 आ जाए। ऐसा सर होता नहीं है ना कि 700 800 1000 का इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 4 बार उसको टेस्ट कर चुका है 1050 के आसपास, तो 1000 से लेकर 1050 तक मैक्सिमम यहाँ तक रहेगा। आपको विध्वंसक न्यूज़ हो जाए तो 900 तक आ सकते हैं, लेकिन इस जगह से एक अपॉर्चुनिटी बन रहा है पीवीआर में, जहाँ तक दिख रहा है, तो यहाँ से हल्का हल्का माल को उठाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। वैसे आप देख लीजिए, मैं आपको सिर्फ अपना व्यू बता सकता हूँ। मेरा मानना है कि पीवीआर बिल्कुल सही जगह पर है, छोटे छोटे क्वान्टिटी को इसमें ऐड करते जाना चाहिए, नीचे आए तो और भी ऐड करना चाहिए। पीएफसी को बाय करना है 130 से 140 के टारगेट के लिए, तो किस लेवल पर बाय करना, टारगेट सर आपको पता है, लेवल नहीं पता। ओके, पीएफसी है और आईटीसी है और रेमंड है N100। सबसे पहले N100 के बारे में बता दूं, दिस इज नॉट ए स्टॉक, N100 कोई स्टॉक नहीं है, N100 एक ETF है, N100 एक ETF है। और ETF क्या होता है इसके डिटेल वीडियो मैंने अपने आरके ट्रेडिंग चैनल में व्हाट इज़ ETF के नाम से बना के रखा हुआ है, आप जाके उस वीडियो को देखिए। तो N100 एक ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड N100। अब N100 क्या है, तो N मतलब होता है नैस्डैक, यानी ये अमेरिका मार्केट का ETF है जो कि हमारे इंडियन मार्केट में लिस्ट है, और ये मोतीलाल ओसवाल इसको प्रोवाइड करता है, मोस्ट N के नाम से आता है, मोस्ट N100, ठीक है, तो शॉर्ट में N100 बोला जाता है इसको।
तो N100 अगर आपको अमेरिकन मार्केट में, मैंने पिछले बार भी बताया था कि अगर आप लोगों को बाहर के मार्केट में पैसा लगाना या बाहर के स्टॉक्स को लेना है तो अब नेस्डैक तो मैं खरीद नहीं सकता, तो नेस्डैक का ETF हमारे मार्केट में लिस्ट है N100 के नाम से, उसको बाय किया जा सकता है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अमेरिकन मार्केट का नेस्डैक जो है वो जैसा मूवमेंट करेगा, आपका N100 यहाँ जो इंडियन मार्केट में लिस्ट है वो भी वैसा ही मूव करेगा। तो आपको N100 देख के नहीं खरीदना, बल्कि आपको अमेरिकन मार्केट को देख के खरीदना है। अगर उस पर भरोसा है तो ये आप इसमें करें, और नहीं तो बिल्कुल ना करें। 1000 के आसपास में N100 चल रहा है, जहाँ तक मुझे याद है 1000 के आसपास में इसका प्राइस आ रहा है। मैं हम लोग अगर चार्ट भी देखना चाहें N100 का, तो यहाँ पे N100 लिखूँगा और ये N100 आ गया। तो देखिए 1000 के आसपास में आपको है ना, काफ़ी तगड़े लेवल पर है। और यही रेजिस्टेंस इसका 1000 से ये 4 बार रिजेक्ट हुआ है, 1000 के आसपास से ये 4 बार 5 बार से रिजेक्ट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो ये 1100-1200 तक के भी लेवल दिखा सकता है N100। अब बात है कि आपको किस लेवल पे लेना है, आप किस लेवल पे चाह रहे हैं। अब इतना हायर जोन पे है, एकदम ऑल टाइम हाई पर ये चल रहा है, क्योंकि अमेरिका का नेस्डैक भी आप देखेंगे ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो ये भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। मैं तो कहूँगा इसको 900 तक आने दीजिए नीचे, तब लीजिएगा। अभी अगर यहाँ पे लेते हैं, हो सकता है ऑल टाइम हाई पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, गिर जाएगा। गिरेगा तो आपको लगेगा जहाँ से लेता हूँ वहीं से गिर जाता है, ऐसा फीलिंग तुरंत आना स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा करेक्शन का वेट कर लीजिए, अगर करेक्शन में मिलता है नीचे की साइड में तो ठीक है। अगर रिस्क लेने की क्षमता है तो हल्का हल्का क्वांटिटी को आप उठा सकते हैं, यहाँ पर से ऊपर से नीचे आने पर और बाय कर लिया जाएगा। तो इस हिसाब से लेके आप चल सकते हैं। PFC, PVR बता दिया, PFC, ITC और रेमंड। ITC को 130 से PFC को 130 से 140 के लिए लेना चाहते हैं, PFC को, पावर फाइनेंस को, ठीक है। PFC का ये स्टॉक है, 100 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर 100 टूट जाता है तो काफ़ी नीचे गिरेगा, 100 ऐसे टूटना नहीं चाहिए, अगर टूट जाता है तो काफ़ी नीचे गिरेगा। इसलिए आपको 100 का या तो वेट करिए, 100 के आसपास आए तो ले सकते हैं, अदरवाइज 115 के ऊपर क्रॉस करे तो लेने की कोशिश करना चाहिए। ITC है, बार बार 210, 220, तो ये जगह जो ITC का नहीं, इसी लेवल पे ये घूमता रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 पॉइंट नीचे आएगा और फिर यहाँ से आप यहाँ से वापस से ऊपर की साइड में ये भाग जाता है। तो कहने का मतलब है कि इसका 200 से 210 तक का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके बीच में अगर प्राइस है लिया जा सकता है। अब कोई ख़राब न्यूज़ आ गई इसके साथ, क्योंकि न्यूज़ पर कोई भी टेक्निकल काम नहीं करता। अगर 200 के नीचे गिर जाता है तो अगर आपके पास अमाउंट है तो ये स्टॉक ऐसा है, ये शॉर्ट टर्म के लिए तो स्टॉक है नहीं। जब भी ITC में पोजीशन बनाए, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल मत बनाए। कभी भी इसको शॉर्ट टर्म या 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 3 महीना, 2 महीना, इसके लिए इस स्टॉक्स में बिल्कुल भी बाय ना करें। इसको जब भी करें लॉन्ग टर्म के लिए बाय करें। और लॉन्ग टर्म का बात करने का मतलब है 3 to 5 ईयर्स के लिए बाय करते हैं, तभी ITC आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखाएगा, अदरवाइज कोई फ़ायदा शॉर्ट टर्म में ITC में नहीं है। तो ये बात आपके यहाँ पे क्लियर हो गए, जहाँ तक ITC को आप बाय करना चाह रहे थे। ITC को बाय बिल्कुल, तो ये लेवल करेक्ट लेवल हो सकता है बाइंग का, बढ़िया जगह। इसको 5-10 पॉइंट नीचे मिले तो कोई दिक्कत नहीं, और भी ऐड कर लिया जाएगा, लेकिन ये लेवल बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है ITC का। रेमंड को बाय करना चाहिए। रेमंड के सारे टारगेट मेरे डन हो गए, 2 से 3 साल के लिए लेना चाह रहे हैं। रेमंड बेसिकली बहुत सारे सेगमेंट में काम करता है, तो रेमंड पे मैंने बार बार बोला भी था। रेमंड को तो नीचे से काफ़ी दिया था कि भाई बाय कर लो, फिर 400 तक का टारगेट था, 400 से रिजेक्ट होकर भी टारगेट देके चला आया। अब यही लेवल है इसका इंपॉर्टेंट। अगर इस जगह पे लेते हैं तो 320 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करना पड़ेगा। टारगेट 360 से 380 तक का होगा। अगर ये 320 को नीचे ब्रेक कर देगा तो 300 से 280 तक के टारगेट सेल साइड में आ जाएंगे। तो लेकिन व्यू चूंकि बाय साइड का है, लॉन्ग साइड का है, तो आपको इसी जगह पे थोड़ा सा क्वांटिटी लेना है। अगर ऊपर निकलता है 360 तो फिर क्वांटिटी ऐड करना है, तो इस तरह से ऐड कर सकता है। अगर ये नीचे 320 पे आता है तो फिर क्वांटिटी ऐड कर, कहने का मतलब 300 तक ठीक है, 300 के नीचे जाने पे खराब हो जाएगा। 300 तक ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन 300 के नीचे जाने पे प्राइस इसका खराब हो जाएगा। तो जब तक 300 के ऊपर है बढ़िया है, 300 के नीचे विध्वंस हो जाएगा। तो ये सारे सवाल आपको मिल के, बाकी रहा लॉकडाउन वाले बात, तो लॉकडाउन उतना डरना घबराना जैसा कुछ भी नहीं है। टेस्टिंग चल रहा है बहुत ज़्यादा, जाँच हो रही है, तो इसके वजह से केसेस भी सामने ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ, इस बार इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ा है। इम्पैक्ट इसलिए पड़ा है क्योंकि जो मैं हूँ ना, मैं गधा हूँ। मैं गधा इसलिए हूँ कि अब मैं संपूर्ण समझ रहे, मैं सारे लोगों को तो नहीं बोल सकता ना, इसलिए मैं खुद को बोल रहा हूँ। बात समझिए, जरा सा छूट मिला नहीं कि लोगों ने सबसे पहले तो अपने नाक से मास्क हटा दिया, मुँह से, जो फैक्ट है। देखिए बुरा भी लग सकता है, अपने मुँह से नाक से मास्क हटा दिया। अब बन गए क्या, बन गए एकदम बाहुबली टाइप।
क्या कोरोना को मार के गर्दा उड़ा देंगे, छोड़ा देंगे, ऐसे करके रोड पे घूमने लग गए। आ गया वापस। एक बार आपने जिस चीज़ को मार के भगाया, आपने जिस व्यक्ति को मार के भगा दिया, अब वो दोबारा लड़ने आएगा तो सर वो पावर लेके आएगा ना, अपनी ताकत को बढ़ा के आएगा ना। तो वही हुआ कोरोना के साथ, वो अपनी ताकत बढ़ा के आ गया और वो देखा कि आप कमज़ोर हो रहे। क्यों? क्योंकि आप मुंह से मास्क हटा दिए, नाक से मास्क हटा दिए। तो क्या कर सकते हैं हम? अब मैं सारे लोगों को तो नहीं बोल सकता ना सर, इसलिए मैं खुद को बोल दे रहा हूँ कि मैं गधा हूँ, है ना। तो क्या है कि हम लोगों को जब बताया जाता है ना अच्छी चीज़ें, तो हम लोग कहते हैं बात। अभी मैं ही कितने लोगों से बहस हो जाती है, जैसे देख मार्केट जाता हूँ, देखता हूँ कि मास्क नहीं लगा हुआ, अगर मैं टोक देता हूँ कि भाई मास्क लगा लो, तो कहता है कि भाई जो लगाता है ना उसी को होता है, हम लोग को थोड़ा कुछ हो। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो कुछ गधेपन की तो मतलब कोई लिमिट नहीं है ना, गधापन का तो कोई लिमिट नहीं है ना, उसका तो वो चलता रहता है, वो चिरकुट जिसको बोलते हैं ना, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो वैसे सब लोगों की वजह से ये रिटर्न आया, अदरवाइज काफ़ी कंट्रोल था, सब कुछ था। अब बात है कि लॉकडाउन अगर लगता है तो किसी का भला नहीं होता है, ठीक है, लॉकडाउन लगेगा, लेकिन मजबूर हो रहा है, सरकार भी क्या करेगा, है ना। 5 लोगों की फैमिली चलाने में लोगों की फट जाती है, 5 लोगों की फैमिली का परिवार चलाने में लोगों को फट जाता है। किसी को पूरा स्टेट चलाना है, किसी को पूरा कंट्री चलाना है, तो उसकी कितनी फट रही होगी आपको पता चल रहा होगा। तो ये ज़रा सोचिए, हम लोगों को भी अपना जिम्मेदारी निभाना है। हर चीज़ सरकार पे नहीं डाल सकते कि सरकार नहीं कर रहा है। सरकार जब बोलता है हेलमेट पहनने, तो गाड़ी में हेलमेट टांग के घूमते हो। सरकार बोलता है ना भाई हेलमेट लगाओ, गाड़ी सर पे लगाओ, तुमको सुरक्षा देगा। हम लोग में से मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, गाड़ी को हेलमेट को गाड़ी के हैंडल में टांग के गाड़ी चलाते हैं, सर खुला रहता है। अब एक्सीडेंट हो गया, फूट गया सर, तो दोष देते हैं सरकार पे, ट्रैफिक रूल नहीं बनाया साले ने, क्यों नहीं बनाया, है ना। फिर सरकार को ही दोष, पहले सरकार बोल भी तो रहा था कि भैया तुम हेलमेट पहन लो, है ना। तो सारी चीज़ें क्या होता है कि सारी चीज़ें हम लोग सरकार पर नहीं थोप सकते, कुछ अपनी भी जिम्मेदारी हम लोग को निभाना चाहिए। अगर वो कर पाते तो ठीक है, नहीं तो लॉकडाउन का तो लास्ट ऑप्शन तो लॉकडाउन है ही है सर, फिर तो जो होगा सो होगा ही, बस क्या कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ, अगला सवाल। और अगला सवाल है, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें सर। बीकानेर राजस्थान से सूरज जी लिख रहे हैं कि डॉक्टर लाल पैथ लैब को बाय किया 2951 पे 10 से 15 दिन के लिए, प्लीज़ प्रोवाइड योर व्यूज। ठीक है सर, डॉक्टर लाल पैथ लैब लिया, अभी जांच टेस्टिंग चल रहा है ना, कोरोना की इस वजह से इसमें मूवमेंट मिलेगा डॉक्टर लाल पैथ लैब में, एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा। क्योंकि चाहे डॉक्टर लाल पैथ लैब हो जाए, चाहे जो हो जाए, सारी जो टेस्टिंग कंपनियां, थायरोकेयर वगैरह सारा चीज़ जो है, देखिए ये 3400 से घूम के चला आया नीचे, 3400 से घूम के चला गया। आपने 2951 पे लिया है, 2951 पे लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप लॉस 2600 का लगाइए, होल्ड करिए, 3000 को दोबारा ब्रेक करेगा तो 3100 से 3200 तक आएंगे। तब जरा ध्यान से सुनिए, अगर सिर्फ ये, जैसे कि अभी मान लेता हूँ कि 2.5 लाख केस है ना, कितने हैं, 2.5 लाख केस है। अगर ये केस बढ़ना रुक गया, अगर ये केस बढ़ना रुक गया सूरज जी, ठीक है, अब ये इंक्रीज नहीं हो रहा है, अगर ये जरा सा भी घटना स्टार्ट हुआ तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव खबर होगा। किसके लिए, किसके लिए, सरकार के लिए, सबके लिए, लेकिन इसके लिए नेगेटिव खबर होगा, क्योंकि अब वो केस कम हो गए, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा गड़बड़ खबर हो जाएगा, लोग जांच कराने, तब इसका मतलब क्या है कि कम जाने लगेंगे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए 2600 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। ऊपर 3000 ब्रेक करें तो जरूर 3200 3100 तक का टारगेट आपको दिखा सकता है डॉक्टर लाल पैथ लैब। अब 10 से 15 दिन है तो ज़्यादा कोई टेंशन भी नहीं है। आगे बढ़ता हूँ, वीके खत्री साहब दिल्ली से लिख रहे हैं कि डिविडेंड के लिए सीएमपी पर इन 3 स्टॉक्स में से कौन सा स्टॉक ठीक रहेगा। तीनों सर सरकारी स्टॉक आपने सेलेक्ट किया हुआ है, पीएफसी, आईओसी और आईआरएफसी, तीनों सरकारी स्टॉक है और सारे लोग डिविडेंड देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन समस्या अब है आपके साथ कि आपने बोल दिया कि भैया हमको तो 10% चाहिए ही एनुअली। सर डिविडेंड आपके मन से नहीं देगा, हमेशा याद रखिए, आपके मन से डिविडेंड कभी नहीं मिलता सर, है ना। डिविडेंड कंपनी डिसाइड करती है कि कितना % डिविडेंड देना चाहिए, ठीक है। तो 10 हो सकता है आपको 50% दे दे डिविडेंड, हो सकता है 100% भी डिविडेंड दे दे, हो सकता है 30% दे। इसलिए फिक्स लेके नहीं चलिए कि 10% मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। 5% भी दे सकता है, 20% भी दे सकता है, 50% भी दे सकता है। तो ये आप भूल जाइए कि आपको इतना सोच के चल रहे, नहीं। डिविडेंड के लिए अगर ये तीनों में से किसी को सेलेक्ट करना है तो आप तीनों सेलेक्ट कर सकते हैं। तीनों अच्छा डिविडेंड देता है, बढ़िया डिविडेंड देता है। आईओसी ज़्यादा बेहतर है डिविडेंड के मामले में, हालांकि इस बार अभी तो आईआरएफसी बेचारा आया ही है मार्केट में, तो अभी फिलहाल शायद हमें डिविडेंड का इसका कुछ मैसेज नहीं मिला है। लेकिन जहाँ तक आईओसी की बात है तो ये बेहतर है, आईओसी डिविडेंड अच्छा खासा देता है आईओसी। तो आईओसी पे, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पे नज़र बना के चल सकते हैं
खत्री साहब। लेकिन सब वही है कि आप सोच के नहीं, आप ये प्री डिफाइन लेके नहीं चलेंगे कि इतना हमको चाहिए, वो आपकी मर्जी से नहीं देगा, ठीक है। सारे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन के बाद वो बनते हैं डिविडेंड, फिर वो आपको मिलता है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। फीडबैक जरूर देते जाइए भाई, लाइक कमेंट शेयर जो भी करना है करते जाइए। नए और लाइव मार्केट में अगर कॉल चाहिए, नए व्यूअर लोगों के जितने भी लोग हैं सारे लोग मेरे मोबाइल एप्लीकेशन आरके ट्रेडिंग को डाउनलोड करिए गूगल प्ले से, एंड्रॉयड वर्जन, और जाके स्टूडेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। स्टूडेंट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग पेरेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, याद रखिए 2 ऑप्शन पूछते हैं मेरे मोबाइल एप्लीकेशन में। जब आप डाउनलोड करेंगे ना, फिर अपने मोबाइल नंबर से जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप स्टूडेंट हैं कि पेरेंट है। तो यहाँ पे कॉमन सेंस यूज़ करना है कि देखिए आप मेरे पेरेंट तो नहीं हो सकते, मेरे पेरेंट होंगे क्या? आप नहीं होंगे ना। तो जब मेरे मोबाइल एप्लीकेशन में आ रहे हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन में आप पेरेंट कैसे होंगे? आप स्टूडेंट होंगे ना सर। तो आप कहेंगे कि फिर ये पेरेंट का ऑप्शन क्यों है? पेरेंट का ऑप्शन इसलिए कि अगर आपका कोई बच्चा मेरे ट्रेनिंग क्लासेस में है और आप उसके रिगार्डिंग जानना चाहते हैं कि वो कैसा वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, तब आप पेरेंट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। हालांकि यह जो मैं बता रहा हूँ लोग इसको सुनेंगे नहीं क्योंकि स्किप की आदत है। चलिए आगे बढ़ता हूँ और आगे की तरफ। अगला सवाल भद्रक उड़ीसा से संबित कुमार जेना साहब लिख रहे हैं कि सिर्फ सर IRFC को बाय किया 25.50 पे, सेल 92.50 पे लिया है, अभी क्या करना है? सेल को होल्ड करिए, IRFC दोनों होल्ड करिए, दोनों लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। IRFC को भूल जाइए कि कोई स्टॉक है IRFC का आपके पास। अगेन IRFC को भूल जाइए कि कोई स्टॉक पड़ा है IRFC नाम का कोई स्टॉक आपका, क्योंकि देखिए सर ये है सरकारी स्टॉक, ठीक है, ये है सरकार, क्लियर कर बता दो ये है सरकारी स्टॉक। दिस इज नॉट ए प्राइवेट जो कि आपको रॉकेट जैसा मूवमेंट देगा, और है प्लस छोटे स्टॉक छोटे प्राइस का, तो मूवमेंट भी उसमें अगर 1 रुपये भी घूम जाएगा तो बाप रे बाप कहेगा कि इतना % घूम गया है ना। तो इसके मूवमेंट आएंगे धीरे धीरे, आप पकड़ के रखिए। नीचे में इस प्राइस पर अगर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही जगह पे खड़ा है अपना ऐड करने के लिए। आप ऐड कर सकते हैं क्वांटिटी को, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि सरकारी कंपनी सर धीरे धीरे ही चलेगी, पर चलेगी ज़रूर, और प्लस रेलवे की कंपनी है तो उसमें भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात है कि दूसरा आपने सेल लिया हुआ है ना स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो मेटल सेक्टर में तो सर अभी काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिल रहे हैं, तो मेटल में क्या दिक्कत हो गया आपको? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखिए आपने 91 पे ये प्राइस चल रहा है और आपने जो लिया है इसको 92.50 पे लिया है। स्टॉप लॉस लगाइए 80 के आसपास का, 80 का स्टॉप लॉस लगाइए, 95 को ब्रेक करेगा, 110 तक के टारगेट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपको दिखाएगा सर। उम्मीद करता हूँ आंसर मिल गया होगा। बढ़ूंगा अगला सवाल। केशव सेन साहब कोलकाता से लिख रहे हैं कि मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। बढ़िया बात है। इन एशियन पेंट, TCS, जुलियन खून एंड डिवीज लैब स्टॉक में, बहुत बढ़िया। लेकिन इन्वेस्ट तब करूँगा, हाँ अब है इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेकिन इन्वेस्ट तब करूँगा जब निफ्टी 12,000 पे आ जाएगा। 12,000 पे जब निफ्टी आएगा तभी ये इन्वेस्ट करेंगे। जब तक निफ्टी 12,000 पे नहीं आएगा तब तक 10 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में रखूँगा 4% इंटरेस्ट पे। बहुत बढ़िया। मेरे प्लान को प्लीज़ मॉडिफाई कीजिए आपके हिसाब से। देखिए पहली बात मैं बता दूं कि निफ्टी 12,000 तो क्या, निफ्टी 10,000 भी आ सकता है। सुनिए, निफ्टी 8,000 भी आ सकता है, निफ्टी 6,000 भी आ सकता है। एक कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, निफ्टी 15,000 भी हो सकता है, निफ्टी 17,000 भी हो सकता है, निफ्टी 19,000 भी हो सकता है, निफ्टी 21,000 भी हो सकता है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन। अब जरा आप सोचिए, तो अब यहाँ पे दोनों कंडीशन आपके सामने हैं केशव जी। अब आप इंतजार हैं कि 12,000 पे, मैं कह रहा हूँ ये 10,000 भी आ सकता है, 8,000 भी आ सकता है, 6,000। किसने देखा है? बम फूट जाए अभी, भारत पाकिस्तान में मार हो जाए, भारत चाइना में मार हो जाए, किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा है। तो 5,000 भी आ सकता है, 8,000 भी आ सकता है, 10,000 भी आ सकता है। क्लियर है। लेकिन अगर वो नहीं आया, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, तब निफ्टी जिस जगह पे करंट जगह पे खड़ा है 14,600-700 के आसपास में, यहाँ से ये इसका सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाने के ही चांस बनेंगे, यानी कि 15,000, 16,000, 17,000। तब है इस हिसाब से आप यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं तब तक पैसा नहीं लगाऊंगा। ठीक है, आप बैंक में रखना चाहते हैं 4%, बढ़िया है सर। आप या तो इंतज़ार करिए या जिस जगह पे है आप ऐसा भी सोच के चल सकते हैं, क्योंकि आपने कहा है कि मॉडिफाई करिए, तो मैं सिर्फ अपना व्यू बता रहा हूँ, ये आपके लिए कोई प्रॉपर फिक्स नहीं होगा, आप अपने हिसाब से करिएगा। मैं कह रहा हूँ कि 10 लाख रुपए है, कोई टेंशन नहीं है। 10 लाख रुपए है, किसी का 1,000 भी हो सकता है, किसी का 1 लाख भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। 10 लाख रुपए है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
क्यों लगाना है ये सारा पैसा एक ही बार में? कभी नहीं लगाएंगे। इसको हम क्यों ना 4 भाग में डिवाइड कर दें, क्यों ना 5 भाग में डिवाइड कर दें, क्यों ना 6 भाग में डिवाइड कर। मान लेता हूँ कि आपने 5 भाग में डिवाइड कर लिया, तो कितना आया 5 भाग का? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए गुना 5 करेंगे तो 10 लाख हो जाएगा। तो सर अभी जिस जगह पे मान लेता हूँ कि मैंने 2 लाख यहाँ लगा दी, मान लेता हूँ 2 लाख का यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, कोई टेंशन नहीं, मैं मॉडिफाई के लिए बता रहा हूँ। 2 लाख रुपए अच्छे क्वालिटी स्टॉक में, जो कि आपने स्टॉक पहले से सेलेक्ट कर रखा है, बढ़िया स्टॉक है, स्टॉक्स में कोई खराबी नहीं, आपने स्टॉक अच्छा सेलेक्ट किया, 2 लाख लगा। अब निफ्टी 14,700 पे चल रहा है अभी फिलहाल, मान लेता हूँ। अब यहाँ से निफ्टी आ गया 14,000 पे या 13,000 पे आ गया, तो फिर 2 लाख इसमें ऐड कर लेंगे, 2 लाख रुपए का और माल उठा लेंगे, क्योंकि आप तो ऑलरेडी सोचे हैं कि 12,000 पे आपको करना है, तो ये तो अच्छा है ना। मान लेता अब निफ्टी 12,000 पे आ गया धीरे धीरे, फिर 2 लाख रुपए ऐड कर लेंगे, क्या दिक्कत है सर? इस तरह से आप ऐड करते जा सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी नहीं आया, ऊपर ही भाग गया 15,000, 17,000, 18,000, तब तो सर जो आपका बैंक में पैसा है वो 4% के हिसाब से अगर आप खुश होते हैं, 4% के हिसाब से लीजिए अपना इंटरेस्ट, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन अगर सोचिए, अगर आप इस हिसाब से करते हैं, मान लेता हूँ कि अभी आपने 14,700 पे 2 लाख लगा दिए सपोज, अब ये धीरे से ऊपर चला गया 15,000 पे, तो आपको यहाँ से कितना परसेंट, जो 4% आप सोच रहे थे सालाना ना, वो एक बार में दे सकता है कि नहीं? पहला। लेकिन ये नीचे गिर जाएगा, आप कहेंगे लॉस हो गया। क्यों लॉस हो गया? आप तो ऑलरेडी 12,000 का वेट कर रहे थे सर, तो और पैसा तो रखे हुए हैं ना इसमें, एक ही बार में थोड़ी लगा, एक बार में कभी नहीं लगाना है। यानी नीचे आने के लेवल पे आपको हमेशा उसको एक्यूमुलेट करना है, उसको इंक्रीज करते जाना, क्योंकि आपका व्यू बिल्कुल क्लियर है कि 12,000 पे मैं पैसा लगाऊंगा, तो ऑलरेडी आपने पैसा बचा के रखे हुए हैं, तो उसको 5 भाग में डिवाइड कर दीजिए ना सर, और जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे इन्वेस्ट कर लीजिए। अगर वो नहीं आता है नीचे, ऊपर चला जाता है, तो सोचिए अगर आप करंट जगह पे भी अगर आप 2 लाख भी लगा कर रखते हैं, तो आपको कितना प्रॉफिट दे के जाएगा। मेरे हिसाब से ये हो सकता है सर। बाकी जो बैंक वाला 4% है, ये भी आपका हिसाब किताब ठीक है, लेकिन हम लोग 4% में संतुष्ट नहीं होते। जैसा कि कोई भी स्टॉक मार्केट का आदमी ना 4% सालाना संतुष्ट नहीं होता, मैं भी नहीं होता। 4% क्या है सर? 4% बैंक में रखो, 4% उतना मेहनत करो, पड़ा रहेगा पैसा, और 4% में क्या होना है? कुछ नहीं होता है, साल का है ना, साल का कुछ नहीं होता है, लेकिन इतना मज़ा नहीं आता है। तो खैर जो मेरा हिसाब किताब था वो मैंने आपको समझा दिया, बाकी चीज़ें देखी, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। बाकी अपना राय जरूर दीजिएगा। सारे व्यूवर से कह रहा हूँ कि जो मैंने बताया फॉर्मूला, क्या वो गलत है या सही है, आप अपना फीडबैक जरूर देंगे सर। बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ केशव जी के बाद, और उस सवाल है फरीदाबाद से पी कुमार साहब लिख रहे हैं कि प्लीज़ एडवाइस शॉर्ट टर्म आउटलुक फॉर मैरिको लिमिटेड 200 शेयर्स बाउट एट 421.50, मन्नपुरम फाइनेंस 450 बाउट 148। इन्होंने मन्नपुरम शेयर को और मैरिको को, दोनों एम नाम से ही स्टॉक है, इन्होंने एम नाम से स्टॉक्स को खरीदा है, मैरिको और मन्नपुरम। मैरिको को खरीदा 421.50 पे और मन्नपुरम को 450 के आसपास में, 148 के आसपास में खरीदा है। तो 421 और 148 सर दोनों ही स्टॉक्स अच्छे हैं। पहला बात तो ये ठीक है, दोनों ही स्टॉक्स में जो है प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम बढ़िया है स्टॉक्स, क्वालिटी वाला स्टॉक्स है। देखिए मैं क्वालिटी वाली बात कर रहा हूँ, प्राइस की बात अभी नहीं कर रहा, बात कर रहा हूँ क्वालिटी वाला स्टॉक्स, कि आपने बिल्कुल सही स्टॉक चुना है, खराब बिल्कुल भी नहीं चुना है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी अब दिक्कत कहाँ पैदा हो रही है कि यहाँ पे जो हमारा लेवल है, ये लेवल है ना, इसका 435, 436 ये सब रेजिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर अगर ये टिक गया सर, तो आपको 450 से 60 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में दिखा देगा। हाँ, नीचे इसका 400 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो 400 का स्टॉप लॉस लगा के आप मेंटेन करके रख सकते हैं। रहा मन्नपुरम, तो मन्नपुरम फाइनेंस के बारे में मैंने पहले भी कई बार बताया है अपने वीडियो में कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नीचे गिरता भी है तो क्या दिक्कत है सर, हमें इस पर लंबा व्यू रखना है, कभी भी इस सब स्टॉक पे छोटा व्यू नहीं रखना। आपने 148 पे लिया है, कोई टेंशन नहीं, 140 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर नीचे रहता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, कितना गिर सकता है, 10 पॉइंट गिरेगा, आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार अगर ये 150 को ब्रेक करेगा, 160, 170 तक के टारगेट बन जाएंगे। देखिए ऊपर एक रेंज बना रखा है इसने 185, या नीचे एक रेंज बना रखा है 140, 45 पॉइंट का रेंज में ये घूम रहा है। ये 45 पॉइंट जिस दिन ऊपर की साइड में ब्रेक हो गया सर, वो प्राइस फिर दोबारा मन्नपुरम फाइनेंस में नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है इस स्टॉक पे सर। तो आपको स्टॉप लॉस मैंने बता दिए पी कुमार साहब। आगे बढ़ूंगा, शिव नाम है इनका, गुड़गांव से लिख रहे हैं कि आई एम एबल टू बुक सम पॉइंट्स, ओके।
in bank nifty future on daily basis, ठीक है. But after analyzing my last 3 month trading journal, I have noticed that I could book points daily basis. Okay, I need your guidance to know the process of the trailing stop loss. हर स्विंग लो पर स्टॉप लॉस लगा लीजिए सर, है ना. जब भी ये स्विंग लो जब ऊपर जाता है नीचे आता है फिर एक ऊपर जाता है, तो ये जो स्विंग लो बनता है यहाँ स्टॉप लॉस लगा के मेंटेन करिए. स्टॉप लॉस लगा मेंटेन करके कहीं पे कट गया तो निकल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन दिक्कत यही होता है जब ये आपका स्टॉप लॉस काटेगा ना सर, अब यहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है आपके साथ. जब ये स्टॉप लॉस काट देगा ना आपका और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ये ऊपर चला जाएगा, तब आपको सबसे ज़्यादा पेन होगा. ओहो कट गया, देखो कितना ऊपर गया. ये काम कभी नहीं करना जीवन में. ऐसा नहीं सोचना है कि इतना ऊपर चला गया देखो तो. अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता था कि ये आपने स्टॉप लॉस लगाया ऐसे आपका काट के ऐसे ये नीचे चला है, ऐसा भी तो हो सकता था कि नहीं हो सकता था, हो सकता था ना. तो आपको इस बात का खुशी होना चाहिए ना कि आप प्रॉफिट लेके घर जा रहे हैं, कि इस बात का शौक मनाना चाहिए कि प्रॉफिट छूट गया बड़ा वाला. सर हमेशा मौका हमेशा आता और हमेशा जाता रहता है. पैसा एक बार चला जाएगा तो दोबारा नहीं आता है, ठीक है. तो इस बात को हमेशा याद रखिए. स्विंग लो पे अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलिए और कभी भी इस साइकोलॉजी वाले से दूर रहिए कि इतना छूट गया. कुछ नहीं छूटा है, जीवन खत्म थोड़ी हो रहा है तुरंत में. कल ले लेंगे दूसरा दिन, लेकिन कंटिन्यू आप ले तो रहे प्रॉफिट. इस पे ध्यान दीजिए, पॉजिटिव चीज़ पे ध्यान दीजिए. पॉजिटिव क्या है आपके साथ? पॉजिटिव है कि आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं. पॉजिटिव चीज़ क्या है कि आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं. निगेटिव चीज़ में मत जाइए कि इतना छूट गया. जो छूट गया वो आपका था ही नहीं सर. जो छूट गया ना वो आपका था ही नहीं. जो था आपको वो मिल गया. तो जो आपको मिल गया वही सोचिए वो आपका है. जो छूट गया वो आपका था ही नहीं. रहता तो वो भी मिल जाता. बस ये सोच के चलना है आपको. अदरवाइज फिर जीवन भर यही होते रहेगा. छूट गया, ओहो छूट गया, मिस कर गया. ऐसे ही करते रह जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको हाथ में, ठीक है. चलिए आगे बढ़ता हूँ अगला सवाल की तरफ. पवन चौधरी साहब गुवाहाटी आसाम से लिख रहे हैं. क्या लिख रहे हैं? आई हैव बाउट 50 शेयर्स ऑफ भारत फोर्ज. भारत फोर्ज के 50 शेयर को इन्होंने खरीदा हुआ है, ठीक है. भारत फोर्ज के 50 शेयर को इन्होंने 561 पे खरीदा है. 100 शेयर, बढ़िया. अरे अच्छा, 50 शेयर खरीदा है 561 पे, 100 शेयर खरीदा है भारतीय एयरटेल का. सॉरी 100 शेयर खरीदा है भारतीय एयरटेल का, 50 शेयर खरीदा है भारत फोर्ज का. 520 पे भारतीय एयरटेल और 561 पे भारत फोर्ज. तो व्हाट इज टारगेट फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग? तो 561 पे आपने भारत फोर्ज खरीद लिया है. सर क्या देख के खरीदा था भारत फोर्ज? कुछ तो सोचा होगा. 561 पे खरीदा है तो बहुत बढ़िया खरीदा. स्टॉप लॉस वही लगाइए. अगर स्टॉप लॉस आप वही लगाते तो अच्छी बात है. 600 को ब्रेक करेगा, 620 तक के टारगेट भारत फोर्ज दिखाएगा. अगर ये 620 ब्रेक कर जाता है भारत फोर्ज तो 650 to 660 तक के भी टारगेट मिल सकते हैं भारत फोर्ज में सर. अब बात करता हूँ भारतीय एयरटेल का. सर भारतीय एयरटेल में पॉजिटिव व्यू रखिए, टेंशन नहीं. 520 पे आपने लिया, बिल्कुल 520 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड रखिए. ज़्यादा से ज़्यादा 500 का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं. लॉन्ग टर्म रखा है, शॉर्ट टर्म मत रखिए, इसको लॉन्ग टर्म रखिए. 560 से 580 600 तक के टारगेट भी आपको आने वाले समय में भारतीय एयरटेल दिखा सकता है सर. तो नज़र बना के चलेंगे. अगला सवाल है, संजय मुंडाडा जी लिख रहे हैं औरंगाबाद से कि आई हैव बाउट हिंद कॉपर 120 शेयर एट द रेट ऑफ 149. 149 रुपये के भाव पे 120 शेयर खरीदा है हिंद कॉपर का. कैन होल्ड टिल ईयरली रिजल्ट्स, कैन बाय पीवीआर स्टॉक. हाँ सर, पीवीआर को जिस जगह पे खड़ा है सर बिल्कुल बाइंग करना चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा ये 50 पॉइंट नीचे आता है तो आप देख लीजिए 2-4 दिन 10 दिन, है ना. 50 पॉइंट नीचे का वेट करना तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर नीचे मिलता है तो और ले लेना चाहिए. करेंट लेवल बिल्कुल परफेक्ट लेवल है पीवीआर का. बाय करने का शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बाय किया जा सकता है, क्योंकि जो जगह है अब उसके पास स्पेस वैसे भी कम, स्पेस कम है. ज़्यादा से ज़्यादा 100 यानी 900 है. 900 आएगा तो फिर ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं, क्योंकि सिनेमा हॉल को खुलना ही है लास्ट में ना सर. सारी चीज़ तो बंद नहीं रह सकते ना. बंद रहेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा, ख़त्म ही हो जाना है तो फिर लाइफ ही ख़त्म हो जाना है. तो जिस जगह पे वहाँ पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है, थोड़ा माल उठाया जा सकता है, थोड़ा नीचे के माल पे भी उठाया जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस प्रॉपर लगा के चलेंगे. अगर इस जगह पे लेते हैं तो 900 का स्टॉप लॉस लगता है. 900 के पास अगर पोजीशन बनाते हैं तो 150 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा पीवीआर में. तो एक चीज़ तो आप ये जान लीजिए. अब बात है कि हिंद कॉपर को आपने 120 शेयर खरीदा है 149 के भाव पे हिंद कॉपर का. तो चलिए हिंद कॉपर सर निफ्टी के फार्मा मेटल और आईटी स्टॉक में तो हिंद कॉपर के बारे में मैं बताता रहता हूँ. आप अगर उसको देखते हैं, नहीं भी देखते होंगे तभी पूछा है आपने, अगर आप उसको देखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता. बिल्कुल सही है, कहीं टेंशन नहीं. 150 के ऊपर निकलेगा, 160 170 तक के टारगेट आपको हिंदुस्तान कॉपर आराम से दिखा सकता है. तो सर आगे आने वाले समय में ऐसे आपने 149 पे लिया है तो 160 170 तक का टारगेट का वेट कर सकते हैं 150 के ऊपर क्लोज करने के बाद. अगला सवाल है सर, और अगला सवाल मुंगेर से लिख रहे हैं सुकोमल जी. सुकोमल जी मुंगेर से लिख रहा है, चाहिए शायद बिहार से ही है.
हमारे यहाँ से मुंगेर सुकोमल जी लिख रहे हैं कि स्मॉल फाइनेंस, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस 38 लिया हुआ है 38 के भाव पे। अब बर्गर किंग, सर ये बर्गर किंग है 150 पे लिया है लॉन्ग टर्म के लिए, तो कोई एसएल बनता है क्या? ओके, दोनों ही लॉन्ग टर्म के लिए है तो फिर एसएल क्यों? पहली बात तो ये जानी कि अगर दोनों ही लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो एसएल का कोई बात वहाँ पे आता नहीं है। लेकिन फिर भी एक लक्ष्मण रेखा हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि इस लक्ष्मण रेखा को अगर ब्रेक कर जाता है, यानी वो लाइन को कट देता है नीचे में, तो वहाँ से निकल जाना चाहिए। तो बर्गर किंग आपने 150 पे लिया है, अच्छा है सर, लॉन्ग टर्म स्टॉक रखिए। बर्गर किंग में व्यू जो है ना, आप अपना लंबा टाइम के लिए रखेंगे ना, तो बर्गर किंग आपको एक अच्छा प्रॉफिट बना के देने की क्षमता रखता है। आपने कितने पे लिया ये सवाल है, 150 पे आपने लिया। स्टॉप सर वही 125 के लगा के रखने पड़ेंगे आपको, 125 120। यहाँ पे अगर अमाउंट है तो थोड़ा इन्वेस्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि छोटे से प्राइस के पास बर्गर किंग मिल रहा है और ये आगे आने वाले समय में बर्गर किंग एक अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है। तो 120 का स्टॉप लॉस लगा के आप मेंटेन ऐसे कर सकते हैं, कोई ऐसे प्रॉब्लम वाली बात खास नहीं है। एक बार अगर ये 135 140 ब्रेक करेगा तो 150 160 तक के टारगेट आपको दिखाएगा। दूसरा स्टॉक है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। सर ये सब लंबा समय के लिए रखिए उज्जीवन स्मॉल को, है ना। मैंने पहले भी उज्जीवन स्मॉल में अपना वीडियो बनाया था कि भाई अगर आपको बैंकिंग में लेना है, छोटे प्राइस का बैंक लेना है, तो आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को नज़र रख के चल सकते हैं। अब आपने चूंकि थोड़ा ऊपर के भाव पे लिया है, 38 पे लिया है, इसलिए 28 पे है, इसलिए मैंने कहा कि आपको एक लक्ष्मण रेखा जरूर रखना चाहिए। लक्ष्मण रेखा क्या वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आरके ट्रेडिंग चैनल में जाइए, सर्च कीजिए लक्ष्मण रेखा, है ना, व्हाट इज लक्ष्मण, ऐसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। फिर आपको ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि कौन सा वीडियो देखने की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए ये मेरा यूट्यूब चैनल है आरके ट्रेडिंग, या मेरे वेबसाइट rktrading.online पे चले जाइए, दोनों ही जगह आपको वो वीडियो मिल जाएगा। यहाँ वीडियो वाले अगर मेरे वेबसाइट पे आते हैं rktrading.online पर, तो यहाँ वीडियो वाले सेक्शन में आप आएंगे और वीडियो वाले सेक्शन में ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर क्लिक करेंगे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर, ठीक है, वीडियो वाले में। तो यहाँ पे आने के बाद आपको वो वीडियो मिल जाएगा सर, ठीक है। कौन सा वीडियो? लक्ष्मण रेखा वाला वीडियो, ठीक है। अब कैसे मिलेगा लक्ष्मण रेखा वाला वीडियो? तो देखिए थोड़ा सा नीचे आएंगे इसमें और यहाँ पे लिखा हुआ है लक्ष्मण रेखा। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, डिसाइड योर लिमिट हुईज स्टॉक से बाहर, और मैं आपको वो लक्ष्मण रेखा दिखाता हूँ। चलिए वेट करते हैं थोड़ा सा, एक बार और मुझे पीछे जाना पड़ेगा। लक्ष्मण रेखा वाला वीडियो जी, यहीं पे देखिए, ये स्टॉक से बाहर कब निकले, स्टॉक से बाहर कब निकले, डिसाइड योर लक्ष्मण रेखा, ठीक है। इस वीडियो को आप देखिए सर, डिसाइड योर लक्ष्मण रेखा। यही चीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल में आके सर्च करेंगे अगर यहाँ पर कि डिसाइड योर लक्ष्मण रेखा, तो आपको वहाँ पे स्टॉक्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा के नाम से अगर देखें तो है कि नहीं, आप अगर सर्च करते तो देखिए, सर्च किया तो डायरेक्ट मिल गया डिसाइड योर लक्ष्मण रेखा। आप इसको भी क्लिक करके देखिए। तो वो चीज़ें आपको साइकोलॉजी डेवलप करना पड़ेगा कि आपको एक लाइन, एक हमेशा लाइन अपने चार्ट पर लगा कर रखना पड़ेगा कि उस लाइन के नीचे जाएगा प्राइस तो मैं निकल जाऊंगा, उस लाइन के ऊपर आएगा दोबारा तो मैं एंट्री कर लूँगा, ठीक है सर। तो उस तरह से अगर आप करके चलते हैं ना तो आप अंत में प्रॉफिट में ही निकलेंगे। तो सुकुमल जी इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, और साथ ही जुमल स्मॉल फाइनेंस जो है ना लंबे समय के लिए रखिए तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये था दोस्तों आपके सवाल मेरे जवाब का 112 एपिसोड का अंतिम सवाल था सुकोमल जी का, तो उसका व्यू मैंने बता दिया, जवाब दे दिया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के जितने भी सवाल थे, जिन लोगों ने रूल के हिसाब से प्रॉपर भेजा था, उनको अब मैंने आंसर कर दिया है। फीडबैक दीजिए, कोई सुझाव हो तो वो सुझाव दीजिए। और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन आरके ट्रेडिंग को गूगल प्ले से जरूर डाउनलोड करिए, और साथ में स्टूडेंट ऑप्शन सेलेक्ट करिए, फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। टेलीग्राम चैनल पर भी मैं कॉल प्रोवाइड करता हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता हूँ दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में। बस सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचे रहिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।